नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सबसे पहले तो ये कहूँ कि यूँ तो जो पाकिस्तान कामयाब पाकिस्तान स्कीम का आज लॉन्च किया हुकूमत पाकिस्तान ने, वो भी अपनी जगह बहुत अहम है और अगर ये स्कीम इम्प्लीमेंट हो जाए तो पाकिस्तान की मईशत में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ सकता है। लेकिन इस वक्त माहौल और मूड सारा यही है कि पेंडोरा बॉक्स की तरफ तमाम निगाहें मरकूज़ हैं, उसी में पब्लिक का इंटरेस्ट है। हम उसी के हवाले से बात करेंगे और उसमें ये हुआ है कि अब से चंद घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो तमाम पाकिस्तानी शहरी जिनका नाम और 700 के करीब नाम है पेंडोरा बॉक्स की फाइल्स में आया है, उनकी तहकीक होगी। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के तहत एक सेल कायम कर दिया गया है और ये सेल जो है इसकी जान पड़ताल करेगा कि लोगों ने कोई गलत काम किया है, टैक्स की चोरी की है, उनके ज़राए आमदनी क्या थे। अब ये एक तरह से उससे हुकूमत पीछे हटी है। वो डिमांड हुकूमत ने नहीं मानी जो कल रात को 9:30 बजे मीडिया में एक डिमांड थी कि पहले लोगों को अगर किसी मिनिस्टर या स्पेशल एडवाइज़र का नाम आया है तो पहले उसे फायर किया जाए, घर भेजा जाए, यानी पनिशमेंट पहले हो, उसके बाद उसे सफाई का मौका दिया जाए, जो कि इससे पहले खुद वज़ीर आज़म इमरान खान कहते रहे हैं एज एन अपोजिशन लीडर कि अगर किसी का नाम कहीं आए तो उसको चाहिए कि पहले इस्तीफ़ा दे, उसके बाद अपना नाम क्लियर करे। वो तो नहीं हुआ। दूसरी इसकी दिलचस्प बात यह है कि जितने नाम अब तक सामने आए हैं उसमें यह बात बड़ी वाज़ेह है कि ICIJ, ये जो इंटरनेशनल कंजोर्शियम ऑफ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का ये खासा इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है, यानी इसने छोड़ा किसी को भी नहीं है। अगर उसमें सियासतदानों के नाम हैं तो तमाम सियासी जमातों में वो लोग हैं, पीपल्स पार्टी भी है, PMLN भी है, PTI भी है। अगर उसमें बिजनेसमैन हैं तो हर तरह के बिजनेसमैन के नाम उसमें आ गए हैं, बैंकर्स के नाम भी हैं, सिविल सर्वेंट्स के भी हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स के नाम हैं और पाकिस्तान के तकरीबन जितने ही बड़े मीडिया ग्रुप हैं उनके जो टाइकून जो हेड्स हैं, जो अखबारात और टेलीविज़न चैनल चलाते हैं, उनके नाम जो हैं उन ऑफशोर के अकाउंट्स के हवाले से सामने आ गए। तो एक्शन भला होगा कैसे, अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन लोग देंगे। जिससे पूछते हैं वो यही कहता है कि उसने तो पहले ही अपने ये अकाउंट्स जो हैं वो डिक्लेयर कर रखे थे। तो फिर मामला कहाँ जाएगा? दो व्यूज़ हैं। एक तो वो व्यू है जो शेख रशीद ने दिया, जो बहुत लोग दे रहे हैं कि पेंडोरा बॉक्स फाइल टैं फिश है, इसमें से कुछ निकल नहीं सकता। दूसरा वो व्यू है कि शायद ये चीज़ चलेगी और इसमें पाकिस्तान की सियासत में कोई एक बड़ी तब्दीली रूनुमा हो सकती है इन पेंडोरा बॉक्स फाइल्स या पेंडोरा बॉक्स के नतीजे में। तो यहीं से हम डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं जनाब अंदलीब अब्बास साहबा, जो तहरीक इंसाफ की MNA हैं, लीडर हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हैं। और मेरे साथ ही तशरीफ़ रखते हैं अंसार अब्बासी साहब, जो हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हैं दी न्यूज़ अखबार के, पाकिस्तान का बड़ा अंग्रेज़ी का अखबार है। और इन्हीं के कलीग उमर चीमा साहब जो हैं वो भी ICIJ के साथ मिलकर काम करते हैं, उनका नाम भी मुसलसल इसी हवाले से आता रहता है हमारे सामने। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं MP हैं पंजाब असम्बली में, PMLN की रहनुमा है जनाब हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, जो कि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट्स। अंदलीब अब्बास साहिबा, आपकी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमेशा कहते रहे कि किसी पे इल्ज़ाम लगेगा तो पहले उसको चाहिए कि इस्तीफ़ा दे, घर जाए, उसके बाद फिर अगर अपना नाम क्लियर करेगा वापस आएगा। यहाँ हुकूमत ने इससे एक डाइवर्जन इख्तियार की है, हुकूमत इससे पीछे हटी है, बजाय इसके कि लोगों को कहा जाए कि भाई आप जाएँ घर, फायर वायर, ऐसा नहीं हुआ। एक सेल कायम कर दिया है कि अपनी एक्सप्लेनेशन दें। शुक्रिया मोहित। एक तो ये कि ये बड़ी वी वेलकम कि ये पेंडोरा बॉक्स जो है खुला है, पेंडोरा पेपर्स आए हैं और इसमें हर पहली दफ़ा इंसान की तारीख में किसी ने पेंडोरा बॉक्स को वेलकम किया है पिछले 3000 साल में। अच्छा, आई नो उसकी मिथ तो है, लेकिन वो भी मिथ भी आपको पता है ना, वो यही है कि वो किसी ने खोल लिया पेंडोरा बॉक्स, उसके बाद कर्स आ गया इंसानों पे। तो ये जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं, इसमें हमारी हुकूमत का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हम वेलकम करते हैं। हम बिला तफरीक हर एक जिसका भी नाम आया है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे वो जर्नैल है, चाहे वो मीडिया वाला है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई भी है, हमने उसको एक सेल के नीचे उसके जो 3 एंगल्स हैं कि जी अगर तो आपने ऑब्वियसली डिक्लेयर किया है नथिंग, तो जैसे बहुत से लोगों ने कहा है, फाइन, नो प्रॉब्लम। अगर आपने नहीं डिक्लेयर किया तो क्यों नहीं किया। तीसरी बात, अगर आपने वो पैसे जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज़ किए तो फिर ये 3-4 चीज़ें चेक होंगी। और अभी तक जितने लोगों ने एक्सप्लेनेशन दी है उनको हम चांस तो देंगे। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी आपका नाम आ गया अब आपको हम पकड़ के वहाँ डाल देंगे। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, बहुत सारे बिजनेसमैन स्पेशली, मेरे ख्याल है ऑफशोर कंपनियाँ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होती हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होती हैं, ऑफशोर कंपनियाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी यूज़ होती हैं। तो एक ब्लैंकेट कह देना कि नहीं इट्स नॉट पॉसिबल, वो भी आई थिंक हार्ड है। इसलिए वज़ीर आज़म ने कहा है कि आपने ये करना है। और मेरा अपना ख्याल है कि जो आज भी हमारी वज़ीर आज़म साहब की मीटिंग हुई थी उसमें
उसमें बड़ा क्लियर हर एक को उन्होंने कह दिया कि इसके दिस इज़ द व्हाट वी वांटेड, हमारा एहतसाब का, अकाउंटेबिलिटी का यही नारा था। पिछली दफ़ा 500 लोग इन्वॉल्व थे, कुछ नहीं हुआ पनामा पेपर्स पे। इस दफ़ा जो कि हमारी गवर्नमेंट के दौरान आया है, इसके ऊपर पूरा एक्शन होगा। एक वज़ीर आज़म को चलता करवाया आपकी पार्टी ने कैंपेन चला के, आप कह रही हैं कुछ हुआ ही नहीं। हिना परवेज़ भट्ट साहब, लोगों पे नहीं हुआ ना। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, हुकूमत ने अब तक की जो कार्रवाई उठाई पेंडोरा बॉक्स के पेपर्स के ऊपर, उस पर आप सेटिस्फाइड हैं? आपका क्या रद्द अमल है उस पर? सबसे पहले तो अभी अंदलीप अब्बास साहिबा ने कहा कि ऑफशोर कंपनीज जो हैं वो बिज़नेस के लिए भी यूज़ होती हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट दोहराएं जिस पे वो कहते थे कि ऑफशोर कंपनीज सिर्फ क्रिएट होती हैं टैक्स इवेजन के लिए या मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के मनी छुपाने के लिए। तो हैरत की बात है कि जब ये पेंडोरा बॉक्स खुलता है तो इमरान खान साहब के ऐसे रिलेटिव का नाम आ जाता है जिनका एड्रेस जो है वो सेम है जो इमरान खान साहब का एड्रेस होता है। और हैरत की बात ये है कि वज़ीर ख़जाना साहब का नाम आ जाता है, जिसमें आज आपने अभी कामयाब जवान प्रोग्राम की बात की, फिर उन्हीं वज़ीर ख़जाना साहब को अरबों रुपए जो है वो कहा जाता है कि नौजवानों को डिस्ट्रीब्यूट करो। वो वज़ीर ख़जाना जिसका नाम पेंडोरा बॉक्स में आता है ऑफशोर कंपनीज़ में। फिर हैरत की बात ये है कि अलीम खान साहब को इमरान खान साहब कहते थे कि मेरा सीक्रेट वेपन है, और ये सबको पता है कि वो इमरान खान की ATM मशीन है। तो हैरत की बात ये है कि वो इनके ये एहतसाब की बात करते, एहतसाब के बहुत नारे लगाते, एहतसाब के नारे के ऊपर तो ये हुकूमत में आए थे। तो फिर अलीम खान साहब जो इनके, वो तो इमरान खान के सीक्रेट वेपन है। फिर हैरत की बात यह है कि खुसरो बख्तियार साहब, उनके भी भाई का नाम आ जाता है, वो भी इनके कैबिनेट में है। तो बात यहाँ नहीं होती। पहली बात मॉरली कहते थे कि सबसे पहले इमरान खान साहब की खुद ये प्रिंसिपल था, मुझे पता है वैसे तो वो यूटर्न मास्टर हैं, लेकिन वो कहते थे कि प्रिंसिपल है कि सबसे पहले रिज़ाइन करें फिर इन्वेस्टिगेशन हो। चले हम वो बात दूसरी बात पे आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ये करें, मुझे बताया इन्होंने कह दिया हम सेल बनाएंगे, लेकिन अगर ये इन्वेस्टिगेशन में वाजिद ज़िया साहब को हेड लगा देते हैं या अपने मर्ज़ी के लोगों को हेड लगा देते हैं, अपनी मर्ज़ी की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, या जैसे आपने देखा अभी लास्ट स्कैंडल को हम देख ले, रिंग रोड स्कैंडल आया, उस रिंग रोड स्कैंडल में जुल्फ़ी बुखारी का नाम था, जुल्फ़ी बुखारी के नाम का क्या हुआ, या गुलाम सरवर साहब का नाम था, उनका क्या हुआ, या आप देख ले कि चीनी चोरों में जहांगीर तरीन साहब का नाम आया, उनका क्या हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन करने में तो ये सेल्स बनाने में तो ये माहिर हैं। तो इस हिना साहिबा, अब ये जाहिर है PTI वाले ये कहते हैं कि सभी के नाम है, उसमें इसाक डार साहब का भी नाम है, उनके बेटे का भी नाम है, तो उस पर फिर आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, इसाक डार के बेटे अली ने अपना जो उमर चीमा ने का लेटर, उन्होंने बिल्कुल उसको क्लेरिफिकेशन दे दी, और आप वो चाहे लेटर दिखाएं भी, उन्होंने कहा कि ये जो मैं तो पाकिस्तान में कभी बिजनेस करता ही नहीं था। और बड़ा अच्छी बात है, हंसे दिलीप अब्बास साहिबा, अच्छी बात है, टाइम है आपका हंसने का, थोड़ा ही टाइम रह गया हंसने का। उन्होंने कहा कि अभी तो काम स्टार्ट हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में कोई बिज़नेस नहीं करता, मैंने ये कंपनी ज़रूर बनाई थी दुबई में बिज़नेस करने के लिए, और अब ये वर्क नहीं करता। तो मैं तो कहती हूँ वेलकम करना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन करता है तो सबसे ऊपर जो आपका माफिया का हेड है, जो चोरों का, ठगों का, इन सब माफिया का हेड बैठा है, सबसे पहले वो आपकी इन्वेस्टिगेशन लीड करेगा। तो इसकी तो समझ ही नहीं आती हमें कि इमरान खान साहब खुद जो है वो सबसे ऊपर माफिया के हेड है, वो इनको क्या अपने ATMs को प्रोटेक्ट करेंगे या उनको क्लीन चिट देंगे? हमने तो पिछले माजी में देखा ना। तो कह रही हैं आप माफिया का हेड? माफिया के हेड वो नहीं है, सारे ATM मशीन के इन लोगों ने मेरे साथ नहीं। और दूसरी बात जो आपने आज रेज नहीं की, बात को आगे बढ़ाता हूं। मोहित साहब, एक क्वेश्चन जो आपने रेज करना है, वो कल जो फवाद चौधरी साहब ने झूठ बोला स्टार्ट करके और स्टेट की रिसोर्सेज यूज की और PTV को, एक स्टेट चैनल को यूज करके एक फेक न्यूज चलाई, और शहबाज गिल ने फिर वही प्रमोट की और एक झूठा इल्जाम लगाया जुनैद सफदर पे, उसको जरूर रेज करें, क्योंकि मैंने देखा आपके शो में उसको बात को रेज नहीं की। तो आई वुड लाइक के ऑन द क्वेश्चन रेज, उस पे तो आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं ना पाकिस्तान टेलीविजन के खिलाफ। मैं कानूनी कार्रवाई हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब जो है वो कहते थे कि मैं फेक न्यूज जो है वो खत्म करना चाहता हूं, तो फिर ये साबित कर दिया आज इन
कि कल के ये सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वाले वो कहते हैं डिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर कौन है? फवाद चौधरी साहब है। झूठ कौन बोलते हैं? शहबाज गिल साहब बोलते हैं। और स्टेट चैनल की रिसोर्सेज यूज करके इन लोगों ने फिर मरियम बीबी के बेटे के खिलाफ एक फेक न्यूज चलाने की बड़ा जबरदस्त मौका आपका आ गया। मुझे एक थर्ड पर्सपेक्टिव लेने दीजिए। अंसार अब्बासी साहब, आप हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, उम्र भर आपने पाकिस्तान में कम से कम 30 बरस से ज़्यादा आप मुसलसल लिख रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हैं। यहाँ पर क्या होगा? इक्वल तमाम ही सियासी जमातों के लोगों के नाम भी हैं, हर किस्म के बिजनेसमैन के नाम भी हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर्स के भी नाम है, एक्स सिविल सर्वेंट्स के भी नाम है, मीडिया टाइकून्स के भी नाम है। सब अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे अली डार ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, सब बता रहे हैं कि मेरे अकाउंट्स पहले से डिक्लेयर थे, मैं बिजनेस नहीं करता था, डॉर्मेंट थे, कभी बनाए थे। तो सबकी अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन है। क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये कि आपने कहा उमर चीमा, फ़खर दुरानी, दोनों में से हमारी माशाल्लाह हमारी इन्वेस्टिगेशन सेल के फ़खर दुरानी भी है और इन दोनों ने काम किया ICIJ के लिए इस साल। तो ये पाकिस्तान के जितने नाम हैं इन दोनों ने दिए हैं? इन दोनों ने दिए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब बात ये है कि होगा क्या, आई डोंट एक्सपेक्ट कि जी किसी के खिलाफ कुछ भी एक्शन हो सकता है। इंटेंशन जो भी हो, आप किसी को इस्तीफ़ा दिलवा देंगे, चलें किसी तरीके से आप किसी मिनिस्टर को, या फ़र्ज़ करें जिस तरह नवाज शरीफ उनका भी रिमूवल हो गया था, ये कुछ हो सकता है। लेकिन इस सारे चीज़ से एक सबक सीखना होता है। पहली बात तो आप ये क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए जो नहीं हो सकेगा? देखें, प्राइमरीली आप इस बात को समझते हैं कि जो ऑफशोर कंपनीज का जो मसला है ना, प्राइमरीली इट इज़ अ टैक्स मैटर। ये बात सही है कि नहीं? क्या हम FBR को पहले जब 2016 में आया पनामा, उस वक्त हमने सोचा कि FBR को हम स्ट्रेंथन क्यों ना करें? ये नैब का काम नहीं है। नैब तो वैसे भी नालायक लोग हैं, वहाँ पे इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। एक भी आउट ऑफ 500 नवाज शरीफ वाज रिमूव्ड फॉर अकामा व्हाटएवर, लेकिन बाकी 499 में से किसी के खिलाफ कोई कुछ काम नहीं किया, कार्रवाई। लेकिन प्राइमरीली ये बिजनेसमैन, मैं वैसे कह रहा हूँ FBR को करना चाहिए काम इसके ऊपर कि क्या ये डिक्लेयर्ड था कि नहीं था, और जिसने डिक्लेयर कर दिया और उसका सारा जो बैकग्राउंड है, उससे पहले जो भी कुछ हुआ, ट्रांजैक्शन थी, वो सब क्लियर थी, उनको तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखें, जनरली यही बात है कि ये टैक्स हेवन्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये मैं समझता हूं लीगली एग्जिस्ट करते थे। देखें, अब ये नया एक देखें, हमने भी लॉ कि इनको चैलेंज किया जा रहा है। देखें, हमने भी इस मुल्क में कानून बनाए ऐसे जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रमोट करते हैं, जो टैक्स एवेजन को प्रमोट करते हैं। ये जो सारे ये जो TT वाला केस है ना, शहबाज शरीफ साहब वाला केस, यही TT वाला केस, जहांगीर तरीन, पाकिस्तान का हर बड़ा बिजनेसमैन, TT और हवाला, ये हमारी एक रियलिटी है पाकिस्तान की। अब वैसे मुश्किल हो गया बड़ा? नहीं, अब थोड़ा सा मुश्किल पिछले 2 सालों में हुआ है, लेकिन अभी भी होता है। जितनी इनकम, जितना पैसा आप कमाते हैं, उतना आप डिक्लेयर नहीं करते, टैक्स नहीं देते, और फिर आप किसी ना किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्या तरीका, मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं, और जिसको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है, पहले भी करती नहीं है, इनकी गवर्नमेंट भी करती है। मिसाल देता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, ये है कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि 5 करोड़ की जगह इस्लामाबाद में है, ठीक है, उसका DC रेट है 2 करोड़ रुपया या 1.5 करोड़। पूरा अगर आप पैसा, उसका जो भी डिक्लेरेशन है उसका, एक तो आपको टैक्स का फायदा होगा, और जितना आपकी ड्यूटीज और टैक्स, उसमें बहुत सख्ती पहले के मुकाबले में नहीं, लेकिन अभी उसकी कीमत 2 करोड़ है तो मैंने 1.25 करोड़ शो। अब मैं आपको बता दूं, DHA में मैंने अभी प्लॉट बेचा है, अभी वेरी रिसेंटली। उसका ऑफिशियल रेट उन्होंने रखा हुआ है 5.2 मिलियन रुपीज़, ठीक है। मैंने बेचा है वो 24 मिलियन का। मैंने 24 का बेचा, उसमें उनका जो एग्रीड रेट है, उनका DC रेट है। मैंने कहा मैं तो डिक्लेयर करूंगा पूरा। अब मुझे बताएं कि जो बंदा फ़र्ज़ करें कोई ख़रीद रहा हो, जिसके पास ब्लैक मनी हो, उसके लिए तो मौजे ही मौजे हैं। वो तो 5 या 10 करोड़ डिक्लेयर कर देगा, यानी वो तो। ये जो आपने बहुत सी अच्छा, फिर ये कि डॉक्टर साहब, जब तक आप FBR को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे ना, मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, अगर इसमें क्राइम इन्वॉल्व है, फिर आप रेफ़र करेंगे FIA को, फिर आप रेफ़र करेंगे नैब को। ये बात है कि नहीं है? अभी सिर्फ तमाशा है, कुछ दिन तमाशा लगा रहेगा, हेडलाइंस बनती रहेंगी, हमारे न्यूज़ चैनल्स की भी। पनामा का शोर, उसमें चूँकि प्राइम मिनिस्टर और वो भी इतना अरसा शोर चलता रहा। अनफॉर्चुनेटली कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं हो रहा। और एक और बात डॉक्टर साहब, हर एक को जिसका नाम आया, हर एक को चोर डाकू कहना गलत बात है।
बिकॉज वी डोंट नो, हमें किसी के बारे में कोई पता नहीं। जिसने ब्रेक में ले और लूं, मैं भी आपको मैं एक अभी आप मुझे बताएं कि अभी मैं आपसे कह रहा था कि एक छोटे से मकसद के लिए जो कि आप अपनी फर्ज करें फेसबुक हो गया, यूट्यूब, व्हाटएवर, अगर अपने आप को रजिस्टर करते हैं आप या वहां पे एडमिन रखते हैं आप यूके में कहीं और, जी तो या फिर आप कहते हैं इसमें वहां बड़े तजादात हैं। मैं एक ब्रेक ले लूँ, इन पे भी हम बात करते हैं। और अब सवाल तो ज़्यादा मेरा ख्याल है क्रूशल ये है, जो ज़्यादा समझने वाला सवाल है, पूछने वाला सवाल है, वो ये कि ये पेंडोरा बॉक्स जो है ये तो 24 घंटे के अंदर ही लगता है इसमें से हवा निकल गई बैलून में से, तो ये कितनी देर और चल पाएगा, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। वहीं से बात का आगाज़ करता हूं जहां अंसार अब्बासी साहब ने वक्फे से पहले बात ख़त्म की कि कुछ इसमें होगा नहीं, कुछ उनको लगता नहीं है कि कुछ इसमें हो पाएगा। और एक अहम और बड़ा दिलचस्प सवाल ये है कि क्या वजह है कि जब पैनामा पेपर्स आए थे तो उस वक्त आवाम को, मीडिया को, लोगों को उस पर बड़ी दिलचस्पी थी, उस पर सियासी जमातों ने कैपिटलाइज़ किया, उन्होंने अपनी कैंपेन्स लॉन्च की, इवन वज़ीर आज़म इमरान खान को घर जाना पड़ गया कुछ महीनों के बाद, लेकिन अब को उस किस्म का माहौल जो है वो नज़र नहीं आता। क्या इसकी बुनियादी वजह, यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। अंदली बाबा साहब, क्या फ़र्क पड़ गया है गुज़िश्ता 3 बरस में, 4 बरस में, कि आज किसी को भी बहुत ज़्यादा इस पर दिलचस्पी नज़र नहीं आ रही? व्हाट हैज़ चेंज्ड? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि कल उमर चीमा साहब जियो पे बैठे हुए थे और उन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना हर प्रोग्राम में तकरीबन आए, तो उन्होंने वहाँ भी आए, तो उन्होंने उस प्रोग्राम में कहा, उमर चीमा साहब ने, कि हाँ इनका नाम आया है और ये कहा है, लेकिन इनके कोई उसमें ना ट्रांजैक्शंस हैं ना पैसे हैं। वो आए वज़ीर ख़ज़ाना साहब, उन्होंने आके कहा कि भाई इस तरह मेरे में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे। 2013 में किसकी हुकूमत थी? नून लीग की। स्टेट बैंक ने अप्रूवल दिया इनका क्योंकि शेयर होल्डर्स आना चाह रहे थे। उसमें धमाका हो गया कराची में, सब इन्वेस्टर्स भाग गए, वो कंपनियां बंद हो गई क्योंकि उसमें पैसे नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ। और ये बात वो दो आपके दोनों बैठे हुए थे उन्होंने मानी, ठीक है। अब अगर वो ये कह रहे हैं या कोई और कुछ और कह रहा है, नवाज शरीफ के ऊपर किसने शोर मचाया था? क्योंकि मैं थी वो सबसे पहले, मैंने केस बनाया था, मैंने डॉक्टर यास्मीन राशिद की, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैंने वो पूरा लॉयर्स के पास बैठ के पूरा वो बनाया था कि कहाँ मरियम डिपेंडेंट थी, कहाँ नहीं थी। हमने उस पर सारी इन्वेस्टिगेशन की। हम गए पहले इलेक्शन कमीशन, पहले तो किसी ने इतनी सीरियसली नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन में फिर खोसा साहब भी आ गए, सारे ने ज्वाइन किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हम गए कोर्टों में, उसके बाद गए हम सड़कों पे। मेरी इनसे हमेशा ये ख्वाहिश पूछी होती है, मेरी बात सुन लें, कि ये कैसी ऑपोजिशन है कि आके कहती है जी ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। आज तक 3 साल में जो इन्होंने वाइट पेपर लिखना था धांधली पे और जाना था कोर्टों में, निकाला था इन्होंने आपकी हुकूमत की, नहीं हुई। हमने 2500 सफ़ों का निकाला, इन्होंने आज तक नहीं निकाला। इन्होंने परफॉर्मेंस पर निकाला था आपके कुछ महीने पहले, अभी सिर्फ एक बजट पे निकाला था, परफॉर्मेंस पे आज तक नहीं निकाला। मैं आपको एक एक डिटेल बता सकती हूँ। ये परफॉर्मेंस पे क्या निकाले आपने? कुछ परफॉर्मेंस दिखाई नहीं। बताएं कि ये इनके ऊपर ये क्यों नहीं जाते कोर्टों में? अब ये बड़ा अच्छा, इंटरेस्टिंग, सुने ना, सुने, चले ये ऑपोजिशन शोर में जाती है। पिछली दफा पनामा पेपर से आप लोग तो इंसाफ के नारे पे आए थे। आपको तो चाहिए कि फैसल वाडा पे, अलीम खान पे आप खुद जाएं सुप्रीम कोर्ट। क्या आपको सबसे पहले जाना चाहिए। साथ भी ये धरना कर सकते हैं। अंदलीब, आपको चाहिए कि आप अलीम खान पे, फैसल वाडा पे, शौकत खान तरीन पे, खुसरो मुख्तियार पे सुप्रीम कोर्ट जाए, केस तैयार करे। इन्होंने इस्तीफे देने थे, इन्होंने लॉन्ग मार्च करना था विद 11 पार्टीज, ये नहीं कर सके। ठीक तो शोर किस जरा हिना, बुनियादी तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग ये है मोमेंट है कि अंदलीब अब्बास साहबा ये कह रही हैं कि आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप हमारे खिलाफ जाएं इलेक्शन कमीशन में, आप हमारे खिलाफ अदालतों में जाएं, सड़कों पे जाएं, हमारे खिलाफ केस एस्टैब्लिश करें। आप लोग अदालतों में ये लेके जाएं, टीवी में 2 जुमले बोल रहे हैं, अगर कोई एविडेंस आपके पास है तो इसे अदालतों में लेके जाएं, हमारे खिलाफ करप्शन प्रूव करें। जाओ अदालतों में। मोईद यूसुफ साहब, मोईद यूसुफ नहीं, व्हाइट पेपर क्यों नहीं लिखा? है ना, मोईद यूसुफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, मैं मोईद पीरजादा हूं। अच्छा, मोईद साहब देखिए, बिल्कुल सही अंदलीब कह रही हैं आप भी। 3 साल पे मैं लिखूंगा, कल आ रहा है, परसों आ रहा है व्हाइट पेपर, मैं सबूत दूंगा। आज उसको 3 साल को 3 महीने हो गए। हिना को जवाब देने दीजिए। मुझे लगता है मोईद साहब, जी, इकबाल साहब का क्या काम उनका है,
वाइट पेपर बजट के बाद पंजाब में अलहदा आया और नेशनल लेवल पे अलहदा आया। आई थिंक इन्होंने रिव्यू नहीं किया, तो मैं इनसे शेयर भी कर दूंगी व्हाट्सएप पे शो के बाद। ये देख लें। और दूसरी बात को करने देना, वाइट पेपर में इनसे शेयर कर दूंगी। पंजाब में अलहदा आया है और नेशनल में अलहदा आया। आई शेयर विद हर। दूसरी बात, बिल्कुल अंदलीप अब्बास साहिबा और आप सही कह रही हैं कि हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए इनके अगेंस्ट, लेकिन क्वेश्चन मैं यही कह रही हूँ कि ये तो एहतसाब के नारे पे आए थे, ये तो कहते थे कि हम सारी पार्टी सबका एहतसाब करेंगे। तो सबसे पहले तो ये एग्जाम्पल सेट करें कि फैसल वाडा के खिलाफ, खुसरो बुख्तियार के खिलाफ, वजीर ख़जाना के खिलाफ, अलीम खान के खिलाफ, और जो लिस्ट आई है ना लोगों की, उन सब के खिलाफ ना ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तब हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। और एक इन्वेस्टिगेशन इन लोगों के खिलाफ जाएं। आप क्यों नहीं जाते? हम तो जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ बिल्कुल हम जाएंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। इनको चाहिए कि दूसरी चीज अब मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने, आपने कहा कि ये पेंडोरा लीक्स आई और ये एकदम इतना शोर नहीं मचा, तो इसका रीजन क्या थी? सबसे पहले कि पेंडोरा लीक से पहले ही इनके हुकूमती जो तर्जमान है और मिनिस्टर्स, उन्होंने क्लैरिफिकेशन सफाइयाँ देना शुरू कर दी कि ये तो इमरान खान के जो मिटर्नल कज़न का नाम आ रहा था, उनकी अभी नाम भी नहीं आए थे, अभी पेंडोरा लीक्स आई भी नहीं, उससे पहले उनकी क्लैरिफिकेशन शुरू हो गई। फिर इन्होंने बड़ा चालाकी से इन्होंने कहा कि हम इसको स्पिन कर दें। हम जिस तरह इनका आदत है, जब से ये आए हैं, जो हम कहते हैं कि झूठों का टोला बैठा हुआ है यहाँ, जो डिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हमारे पे बिठाया, उन्होंने सबसे पहले आके कहा कि हम तो ये स्पिन करके ना जुनेद सफदर पे डाल दें। उन्होंने 5 अपनी स्टेट रिसोर्सेज यूज करके पूरा रात कल खबर वही चलती रही। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बड़ी चालाकी से स्पिन करने की कोशिश की, लेकिन इनको ये याद नहीं आया कि जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा है, उन्होंने जो स्टैंड लिया और जिस तरह सोशल मीडिया टीम ने इस बात को उठाया, तो फिर इनके जो अभी तक जो स्टेट चैनल है उसने तो माफी भी नहीं मांगी, और जो ARY का चैनल है उन्होंने कह तो दिया, लेकिन मैं ये सिर्फ दिखाना चाहती हूँ। अब जरा इस सवाल पे आते हैं, जो आपने कमिटमेंट की है, जो आपने बड़ी बोल्ड कमिटमेंट की है कि आप लोग इंशाल्लाह ताला इसको लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अंसार अब्बासी साहब, आपको पाकिस्तान की तारीख देख के लग रहा है कि PMLN जो है इस इशू को इन वज़रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी, फैसल वाडा के खिलाफ, शौकत तरीन के खिलाफ? देखें, एक तो पॉलिटिकली वैसे मैं आपको बताऊं, एक डिफरेंस ये है कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम अपना नहीं आया, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का ऐसा नाम नहीं आया, तो इसलिए वो इम्पैक्ट डिफरेंट थे। पानामा बेशक इस लेवल की इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, लेकिन उसमें चूँकि नवाज शरीफ साहब के नाम नहीं था, लेकिन उनके बच्चों का नाम था उस ऑफशोर के लिहाज से, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। लेकिन ये जो अंदलीप साहिबा कह रही है ना कि हमने तैयारी की और बड़ा ज़बरदस्त किया, तैयारी बेसिकली कहीं और से हुई थी। किस चीज़ की? पनामा वाली? नहीं, जो भी देखें, एक कन्फ्रंटेशन नवाज शरीफ साहब की 2013-14 से चल रही थी। जिस तरीके से GIT बनाई गई, जिस तरह से ट्रायल चला, मैं इस हक में बिल्कुल भी नहीं हूं कि इस किस्म के केसेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ठीक है, देखें, फिर राइट, आपका अपील का राइट, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो, मीडिया में डिस्कशन हो? देखें, मैं कहता हूं कि लोगों की पगड़ियां बिला वजह नहीं उछालनी चाहिए। मीडिया वालों को भी, मीडिया के लिए तमाशा जबरदस्त है वैसे ये, उस वक्त भी तमाशा अच्छा था, अभी भी तमाशा बड़ा जबरदस्त है कि आप पगड़ियां उछालते। मुझे नहीं लग रहा कि ये आज के बाद चलने लगा जी, मुझे तो लग रहा है कि इसका बैलून फट गया। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पगड़ियां, नई चीज निकल आई तो मैं वैसे कह रहा हूं, अगर पगड़ियां उछालनी है ना, तो सिर्फ सियासतदानों की ना हमें नहीं उछालनी चाहिए, इसमें रिटायर्ड फौजी भी और मीडिया मालकान भी शामिल थे। फिर सबका उस तरह कह रहे हैं, मैं इसलिए जो कह रहा हूँ एज अ प्रिंसिपल, एक बात देखें, हर एक को, बेशक वो अपोजिशन हो या गवर्नमेंट, सबको अपना अपना हिसाब देना। नहीं, जब तक कोई प्रूव नहीं होता ना, तो आप उसके ऊपर उसको चोर डाकू मत कहें। मेरी जाती राय, हर एक को अपनी एक्सप्लेनेशन देनी तो। और हल क्या होगा? हल में वही मैं कह रहा हूँ, देखें, इंस्टीट्यूशनल सोल्यूशन हो सकता है। इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर ने भी इंस्पेक्शन कमीशन तो कुछ कर ही नहीं सकता, और फिर आप नहीं, इंस्पेक्शन कमीशन ये कर सकता है ना कि अगर आप पे इल्जाम है, मुझ पे इल्जाम है, तो हमें बुला के पूछ सकता है कि आप एक्सप्लेन करें। नहीं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, इट हैज नेवर बीन एबल, या इसने कभी भी किसी बड़े स्कैंडल को प्रूव नहीं किया, कभी भी नहीं किया। और ये टेक्निकल मैटर है बेसिकली। देखें, ये मसला FBR से रिलेटेड है, तो अगर ये कर सकते हैं तो देखें,
क्राइम मनी है तो फिर तो रेफर हो अच्छा, सकता मेरा है। नहीं ख्याल कि एफबीआर इसमें पढ़ना चाहेगा। उसकी वजह है कि एफबीआर को टैक्स पेयर के साथ एक ट्रस्ट चाहिए। अगर एफबीआर अच्छा, इस तरह से पीछे मुझे पड़ने एक लग और- गया मुझे कि हमारी रिपोर्ट्स के ऊपर, लेकिन तो मुझे- फिर एफबीआर को जो अपनी, क्योंकि एफबीआर को टैक्स भी इकट्ठा करना है ना, मुझे आप FBI नहीं, और उनका कंसर्न बिल्कुल जायज़ है। मुझे आप सिर्फ एक बात बताएं डॉक्टर साहब, इस मुल्क का ये क्या वजह है कि इस मुल्क में बाहर से पैसा आता नहीं है, और जो यहाँ के लोग भी पैसा कमाते हैं यहाँ पे क्यों नहीं रखते? बाहर से आता है ना आपके अभी 20 अरब 22 अरब 25 अरब। नहीं, वो तो 26 रेमिटेंस उसकी मैं बात नहीं कर रहा। कौन सा पैसा? वो तो जो कमाते हैं वर्कर्स अपने फैमिलीज को भेजते हैं। वैसे तो यहाँ से भी लोग जो invest- कमाते हैं बाहर भेज नहीं, देते हैं। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर, नहीं वजह क्या है? वाई डोंट वी, हम हमारे पास पैसा आता है तो हम पाकिस्तान में पैसा क्यों? ये बातें सोचनी चाहिए हमारे मैंने कल ये क्वेश्चन रेज किया हमारे लेकिन मुझे- गवर्नमेंट्स को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारा मर्ड स्लिंगिंग होता है। अच्छा, मैं इसको अब एक डिफरेंट लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। देखिए अंदलीब अब्बास, एक वजह कि इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, ये सेंसेशन अब नहीं है, उसकी शायद एक वजह ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत से दावे किए, उनके बहुत से ख्याल थे, सिंपलिस्टिक उनका व्यू था। $1 रुपये का फ़र्क पड़ता है तो 1 अरब या 100 करोड़ का फ़र्क पड़ जाता है। मैं आऊँगा तो IMF के पास हम नहीं जाएंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। उनका ख्याल था कि वो आ जाऊँगा तो मैं चूँकि ऑनेस्ट हूँ तो एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में अरबों रुपये उतारेंगे, सारा डेट जो है ख़त्म कर देंगे, डैम्स के लिए पैसे जो हैं वो बाहर से रेज हो जाएंगे। फिर साथ में ये भी हुआ है कि गुज़िश्ता 3-4 बरस में 2 कम अज़ कम बड़ी GIT बनी, हज़ार पेज उन्होंने लिखे फेक बैंक अकाउंट्स पे। पहले 10 आपको पता है रिपोर्ट्स आई GIT की, और बाद में ये सारा मामला जब हाई कोर्ट्स वगैरह में गया तो आज तक मेरा ख्याल है सब्सटेंटिव तो हेयरिंग हाई कोर्ट्स में हो ही नहीं सकी। टेक्निकल मैटर्स के ऊपर कि ये बीमार है, वो यहाँ मौजूद नहीं है, किसी भी चीज़ आगे नहीं चली। तो अब पाकिस्तान में लोगों को एहसास हो गया है कि ये करप्शन की जो सारी कहानी, ये डिबेट है, इसमें से निकल कुछ नहीं सकता। इसी वजह से कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। किस चीज़ से? सबसे पहली बात तो यह है कि जो इन्होंने कही कि जी इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं उस पर कहती हूँ हमने 126 दिन का धरना दिया। पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे गए, उसके बाद वहाँ से ठोकरें खाई, फिर हम गए हाई कोर्ट में, उसके बाद हम सड़कों पे आए, फिर हमने धरने किए। हम 2 साल स्ट्रगल करते रहे इसका, और सुप्रीम कोर्ट में गए और हमने लॉकडाउन्स किए, और मतलब कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लीगल, पॉलिटिकल, पब्लिक के साथ वाइट पेपर्स लिखे, हर और तरह एम्पायर जो की उंगली का opposition वेट कर किया। सकती थी, और उसका हमने शोर कायम रखा, प्रेशर डाला 2 साल। दिस इज वेरी अनफेयर। ये जो ऑपोजिशन ये सब है, कुछ तो किया है ये उन्होंने, नहीं, फिर आप मेरी क्यों कहते बात हैं? देखिए, आप मुझे उनको नहीं, मेरा मौका मतलब है दिया, कि आप सही आपने- कह रही हैं, मैं- नहीं, एक आपने नहीं, मौका पनामा की दिया केस उनको, की नहीं 15 मिनट वो बोले, अब मुझे बोलने देना, मुझे जवाब देने दे। मैंने तो इन दोनों के उसको सुना है। अच्छा, अब ये जो ऑपोजिशन है जो कि आज तक, मतलब आप अभी देखें हिना क्या कह रही है, वो कह रही है कि खुद करें, हम क्यों करें। ये इतनी नालायक है कि ये एक जलसा विदाउट वो मदरसे के बच्चे नहीं कर सकती। इन्होंने क्या करना है, इन्होंने क्या, अच्छा अब आ गए आप मदरसे बात को के- बच्चों के साथ करते हैं जलसा? तो मदरसे के बच्चे ही लाते हैं, फजलुर रहमान का जलसा होता है, ये वहाँ खड़े होते हैं अकेले। अच्छा, तो अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि ये एहतसाब का जो प्रोसेस है, सबसे पहली बात कि ये पहली दफ़ा हुआ कि हमारे मिनिस्टरों ने, जब उन पे नैब के केसेस आए, अभी कुछ भी नहीं हुआ था, रिज़ाइन भी किया, क्लियर होके वापस भी आई है, पहले कभी नहीं हुआ। दूसरी बात, नैब ने 3 साल में 10 गुना ज़्यादा लिया कंपेयर टू इनके 10 साल। रिकवरीज हुई, पहले 238 बिलियन हुई थी, पिछले 10 साल में 532 बिलियन इस दफ़ा हुई हैं। और पिछले 3 साल में? पिछले 3 साल में। तीसरी बात यह है, तीसरी बात सुने कि आपने कभी ये जो आजकल केसेस हो रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे बाकी भी, कभी आपने देखा था कि जो अमीर लोग हैं वो ज़मानतें उनकी ना हुई हुई और वो उठ के चले गए हों? क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत कड़ी नज़र रखी गई है। हज़ारों ऐसे केस थे जो पुराने ज़मानों में होते थे, और अमीर आदमी एक फ़ोन करके भाग जाता तो था। फर्क पड़ गया? फ़र्क पड़ा, लेकिन ये मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ, इस बात से एग्री करती हूँ कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स थे और जो ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिफॉर्म्स थे, इन्होंने NRO के ऊपर मुतक्का आज भी लगाया हुआ है असेंबली के अंदर, और ये मुतक्का लगाए रखेंगे। अगर हमारी 2/3 मेजॉरिटी होती, मेरे ख्याल में इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हो सकती थी, लेकिन अभी भी जो कुछ हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है, वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। मुझे ये एक बात मैं बता दें, मेरे पास ये सारी फाइल है, मुझे बताएं इतने बड़े बड़े नाम, मैं आपको सारे इस वक्त नाम गिनवा देती हूँ जिनके ऊपर आपके ये सारे 36 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल करप्शन, मैं नाम आपको गिनवाती हूँ। 36 शेड्स ऑफ पॉलिटिकल, हाँ, सैफुल 40 शेड्स ऑफ लव था।
ये जो तजावजात हैं जिस पे इन्होंने काबू किए हुए थे, सैफुल मलूक खोखर, गुलाम दस्तगीर खान, खुरम दस्तगीर के वालिद मोहसिन नवाज रांझा, नैयर बुखारी, ये कब के केसेस हैं? किसी ने एक इंच भी उनसे नहीं ली क्योंकि मिले हुए थे। ठीक है, मतलब पॉइंट आपका प्रूव। एक छोटी सी बात डॉक्टर साहब, नहीं, मुझे भी एक बात ऐड करनी है। तब्दीली आ गई है पहले इन चीजों को। तनवीर, दानियाल अजीज, ये जावेद लतीफ, ये सबके जो केसेस जिन पे अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बस एक अंसार अब्बासी साहब ने जो बात की, मियां नवाज शरीफ साहब का भी नाम पनामा लीक्स में नहीं था, लेकिन उनको अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सजा दी गई। मियां नवाज शरीफ का नाम भी पनामा लीक्स में नहीं था, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पे उनको सजा दी गई। और ये जो कह रही ना सुप्रीम कोर्ट, तो मैं यही बस दलीप साहिबा को बताऊंगी कि इनको भी पता है कि ये एम्पायर की उंगली के सिग्नल का वेट करी थी। और जिस तरह रातों रात वाजिद ज़िया साहब की JIT बनी व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो ये सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ का नाम नहीं था, लेकिन पनामा में कह के उनको अकामा के नाम पे निकाला गया। तो अभी हम भी ये क्वेश्चन करते हैं कि इमरान खान साहब के सारे जो वुज़रा है उनके नाम है, उनके मैटरनल कज़न के नाम है, तो ये चीज को ना हमें जो खाली अंसार अब्बासी का भी व्यू ले ले ब्रेक से पहले। तो कोर्ट में जाए, हम तो जाएंगे, मैं तो कह रही हूँ, मैंने तो आपको कह दिया, मैंने तो कह दिया हम जाएंगे, मैंने आपको बिल्कुल कहा कि आप सही कह रही हैं, हम जाएंगे। सड़कों पे रिफ्यूज किया गया, हर जगह में रिफ्यूज किया गया। अच्छा जाए ना, एक छोटी सी बात में मैं फैक्ट्स कुछ ब्रेक से जल्दी। ये जो मियां साहब के साथ ये भी कह रही है ना अकाउंटेबिलिटी और नैब ने सब कुछ किया, उस नैब ने किया जिसको रिफॉर्म उनको करना चाहिए था, उन्होंने रिफॉर्म नहीं किया। वो नैब जिसको प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं कि इसकी वजह से ना ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, और उनके तमाम मिनिस्टर्स कहते हैं ना ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है और ना बिजनेसमैन आर वेरी अपसेट, पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन। अब मसला रिकवरीज की बात करें, को तो एग्जम्पशन मिल गई नैब से। नहीं, अभी नहीं मिली, अभी तो वो लॉ अमेंड होगा तो होगा ना, वो तो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। एक सिर्फ अंदली साहब को बात बता दूं, आज तक नैब ने किसी एक सियासतदान को फाइनल कन्विक्शन उसकी नहीं हुई, किसी सियासतदान से आज तक एक पैसा रिकवर नहीं किया इन्होंने। जो कन्विक्शन मैं सुन लेना, प्रॉपर्टीज बेच नहीं, मैं और देखें किस लेवल पे अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के लेवल पे कन्विक्शन हो जाती हैं। हाई कोर्ट से ज़्यादातर लोग बरी हो जाते हैं, अगर कोई एक आध रह जाए वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि इट हैज़ ऑलवेज बीन यूज्ड, आपको भी पता है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हुआ। खुदा का वास्ते अगर करप्शन को ख़त्म करना है तो उसके लिए फिर आपको ये नहीं कि देखें, खुद आप इनकी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा दुश्मन बताऊं कौन है? नैब है इनकी, और जिसको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं खुद भी। इनके चीफ सेक्रेटरी ने जो गवर्नेंस मॉडल प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया, उसमें उन्होंने कहा जो कि फियर ऑफ नैब, कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर सकती और नहीं करेगी और नहीं करती वो काम। मुझे ये बताएं कि फिर उस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस को जिसने इनको नुकसान पहुंचाया, जिसने नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचाया, क्या करें, बंद कर रहे? नहीं, मैं तो वैसे इस बात का कायल हूं कि नैब शुड बी अबॉलिश्ड। ठीक, जब और पूरी दुनिया मुझे बताएं कि अमेरिका में, बरतानिया में नैब, आप जो अपने इदारे हैं उनको इंडिपेंडेंट क्यों नहीं करते? मतलब FBI को करें आप इंडिपेंडेंट, FIA को आप इंडिपेंडेंट करें, SEC को इंडिपेंडेंट करें, ताकि वो अपना जो भी उनका काम है वो ये थानेदार बना के आपने रख दिया है और ये पॉलिटिकली हमेशा इस्तेमाल हुआ है। एक पैसा आज तक, एक फाइनल कन्विक्शन कभी तक नहीं हो, एक भी सियासतदान की नहीं कर सका। ठीक, एक ब्रेक में ले लूं, फिर वो कहती हैं रिकवरीज हो रही है। एक ब्रेक ले लूं और ब्रेक के बाद हिना भट्ट का भी मौक़िफ़ इस पे लेते हैं और ये सवाल भी उठाते हैं कि करप्शन कितना बड़ा अहम इशू है। कुछ और इशूज़ तो हो सकते हैं पाकिस्तान के, इससे भी कहीं ज़्यादा अहम हो। आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, गुज़श्ता चंद बरस में पाकिस्तान में जो सियासी डिबेट शेप हुई है, वो सियासी डिबेट के कहती है कि पाकिस्तान ने तरक्की इसलिए नहीं की क्योंकि पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, यहाँ से पैसा बाहर चला जाता है। लेकिन क्या असल वजह यही है पाकिस्तान की तरक्की न कर सकने की? क्या पाकिस्तान का मसला ये भी है कि यहाँ कोई बिजनेस क्रिएटिविटी नहीं है? यहाँ नौजवान नस्ल की तादाद तो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके पास कोई स्किल सेट्स नहीं है। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को जब पेंडेमिक में ऑर्डर मिले भी तो ये कैपेसिटी नहीं थी कि ऑर्डर्स पूरे कर सकते, डेडलाइंस मीट नहीं कर सकते हैं, छुट्टी करने का बहुत ज़्यादा रवाज है, स्कूल कॉलेज की तालीम बहुत कमज़ोर है, कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम उससे भी ज़्यादा कमज़ोर है।
दुनिया आगे चली गई है। पाकिस्तान के 250 मिलियन की आबादी का जो मुल्क है उसकी टोटल नॉमिनल जो जीडीपी है वो $300 बिलियन से भी कम है, जबकि ये बांग्लादेश से भी अब खासी कम है। और हिंदुस्तान तो कई ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो बन चुका है, शायद 5 या 4 या $4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान का जो तमाम सियासी माहौल है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी को इन्वेस्ट ही नहीं करता, यहाँ सरमाया ठहरना ही नहीं चाहता, जिसके पास पैसा है वो यहाँ से पैसे को बाहर ले जाना चाहता है। यहाँ हर वक्त तमाम कल्चर यही कहता है पकड़ो मारो जेल में डालो गिरफ्तार कर लो उल्टा लटका दो, जिसकी वजह से ये मुल्क असल में ये इसके असल मसाइल इस तरफ भी हैं कि कम से कम बहुत से मसाइल का हिस्सा इस तरफ भी है। यहीं से बात का हम आगाज़ करते हैं। हिना बट आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव? देखिए, आई थिंक कि इनकी हुकूमत में लास्ट 3 इयर्स में आपने देखा कि कर्ज़े भी सबसे ज़्यादा हो गए, मुल्क की इकॉनमी भी बर्बाद हो गई। ये अभी अंसार अब्बासी साहब ने नैब की बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे टाइम में भी नैब के रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, लेकिन अब इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी, इस वक्त जितने भी ब्यूरोक्रेसी है दे डोंट वांट टू वर्क बिकॉज नैब एग्जिस्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को पता है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि ये इतनी नाअहल हुकूमत है, इतने कर्जे लेके भी मुझे बता दे कि 3 साल में इन्होंने क्या डिलीवर किया। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, कोई डैम की कंस्ट्रक्शन, कोई मोटरवे, कोई एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन। बेसिकली इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। जीडीपी हम 5.8 पे छोड़ के गए थे, जीडीपी को ये 2.33 पे ले आए। कर्जे सबसे ज़्यादा हो गए, 50 लाख घर के वादे किए थे इन्होंने, करोड़ों नौकरियों की बात की। अब अगर हम देखें तो कितनी मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ गई है, महंगाई कितनी ज़्यादा हो गई है। आज की हम बात देखें कि दोबारा जो बिजली की प्राइस है 1.72 रुपीस पर यूनिट इंक्रीज हुई और बिजली 18 रुपए पर यूनिट पे चली है। अब मुझे बताएं कि हमारे टाइम पे 8 रुपए की बिजली पर यूनिट थी और तब ये कहते थे कि जो है ना हुक्मरान चोर है, ये बिजली के बिल फाड़ते थे, सिविल डिसोबीडियंस करते थे। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि अगर मुल्क में बड़ी नालायक है, अगर लोगों को पता है कि नाअहल हुकूमत है, उनको पता है कि करप्ट हुकूमत है, उनको पता है कि ये हुकूमत आटा चोर, अद्वियात चोर, चीनी चोर, करप्ट माफिया लगा हुआ है, वो कभी भी अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब उनको पता है कि नैब उनको काम ही नहीं करने देगा, जब उनको पता है कि ये माफिया और ठग लोग, मियां साहब के टाइम में इन्वेस्टमेंट भी होती थी। अब इन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम स्टार्ट किया। मेरा सवाल में से अब पॉलिटिक्स था, मेरा सवाल है ना अब पॉलिटिक्स था कि पाकिस्तान का मसला क्या है, लेकिन आपने कहा कि इनकी हुकूमत चूंकि नालायक की कमी और करप्ट है, हमारे टाइम में तो इन्वेस्टमेंट होती थी, इसलिए हमारे टाइम में तो इकोनॉमी बेहतर थी। इनके टाइम में लोग इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से, करप्शन की वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जरा अंदली बवास का इस पे जवाब ले लेते हैं कि ठीक आपका आ गया, बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव। जी जी अच्छा, मेरे सामने ना एक तो इनके दो जो जिनको ये तरक्की कहती है ना हमारे दौर में हुई, तो कहती है जी हमने रोड्स बड़ी बनाई, अभी कह रही थी। अच्छा, मेरे पास तो ये फैक्ट्स है नेशनल हाईवे के पीटीआई ने इन्होंने 845 किलोमीटर बनाई थी, हमने 1753 बनाई। लेकिन जो इससे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जहाँ इन्होंने वो एवन फील्ड फ्लैट्स बनाए हैं और टीटियाँ भेजी हैं, वो ये है कि जी पीएमएलएन ने जो 4 लेन बाईपास था वो 37 करोड़ पर किलोमीटर बनाया, वही पीटीआई ने 17 करोड़ पे बनाया। इन्होंने 20 करोड़ क्या चीज बनाया इन्होंने? ये जो रोड है, ये कॉस्ट कंपैरिजन मैं बता रही हूँ, कॉस्ट पर किलोमीटर इन करोड़। सो जो नेशनल हाईवे इन्होंने बनाया और उस वक्त कॉस्ट बहुत नीचे थी, 37 करोड़ पर किलोमीटर बनाया, हमने वही 17 करोड़। आपने एक बीआरटी का मंसूबा बनाया, 3 टाइम्स प्राइस पे हमने लाहौर और 11 करोड़ पे बनाया, मुल्तान की मेट्रो बस ये बनाई। जो सबसे बड़ी करप्शन है ना, क्यों ये सारा वक्त ना तालीम पे खर्चते थे, ना सेहत पे खर्चते थे, ना अस्पताल बनाते थे, क्योंकि रोड्स के अंदर 100% इनकी कॉस्ट ऊपर होती थी। फिर तो इमरान खान साहब ने और खुद कह दिया कि रोड्स बनाने से तरक्की होती है। कुल्फी वाले के पास, फलूदे वाले के पास, फिर उनके अकाउंट से बाहर जाता था, बाहर से फिर इन्होंने वो टीटियां लगा के फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन फंडिंग का क्यों अभी तक वापस लाए और वापस लाके उसको अपनी ये फेक्ट कंपनियां जो है, रमजान शुगर मिल, फलानी शुगर मिल, ये उसमें लगाई। ये थी इनकी तरक्की। फॉरेन फंडिंग का हिसाब भी बता दें दिलीप अब्बास साहिबा। ये उठ के इनके लीडर बाहर भाग जाते हैं,
क्योंकि इनके घर वहाँ है, जिंदगी वहाँ है, मौत अलीमा वहाँ है, बाजी के बच्चे मशीन वहाँ का है, भी हिसाब business बता वहाँ दें। है, ठीक। सारी विरासत वहाँ है। अच्छा। सिर्फ जब इनको मिलती है सारा बस। यहाँ इक्तदार, तब यहाँ आते हैं। बंसार वासी, सवाल उधर ही रह गया कि असल मसला हमारा पाकिस्तान का है कि क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पर, कि यहाँ पर इसे कहते हैं करप्शन ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, करप्शन है तो सही, मैं मानता हूँ। आई विश के जो आपकी बात थी ना, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ यही होता है, ये जिस तरह हो कि गया। पीटीआई ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, पीएमएलएन ने इनको, और एक दूसरे को नालायक साबित करना है। अनफॉर्चुनेटली आप जो बात कर रहे हैं ना, यू आर 100% जो आपने अभी बात की ना, देखें सोचना ये चाहिए हमारी, और ये पार्लियामेंट का काम है, गवर्नमेंट का काम है, अपोजिशन का भी काम है, कि इस मुल्क में लोग क्यों यहाँ से जाके बांग्लादेश में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ से दुबई में पैसा क्यों लेके जा रहे हैं। और जेन्युइन, मैं चोरों की बात नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन बिजनेस मैन की बात कर रहा हूँ, कोई यहाँ से बरतानिया, मलेशिया क्यों जा रहे हैं इधर, यहाँ पे क्यों नहीं करते, ये सोचना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ बुनियादी खराबियाँ हमारे में क्या है। करप्शन बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, और एज अ नेशन हम करप्ट हैं, और हम में बहुत सीरियस खराबियाँ हैं। एक चीज़ मुझे अनफॉर्चुनेटली कोई बात नहीं करता, अभी मुझे खुशी है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वैसे बात की अभी, और मैंने सुना है कि 12 रबीउल अव्वल के ऊपर अनाउंसमेंट भी कोई होगी। वो क्या चीज़ है? हमारे में बेसिक खराबी बताऊँ क्या चीज़ है। आपने तालीम की बात की ना, तालीम जिस लेवल की है वो फिर भी है, हमारे यहाँ तरबियत किरदार साजी कोई नहीं होती हमारे लोगों की। हम 2 नंबरी करते हैं, बेशक डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, सहाफ़ी हों, हुकूमत में हों, सियासतदान हों, कोई भी आप शोबा ले लें, हम 2 नंबरी करते हैं। जब मुझे बताएं कि सारे ही 2 नंबरी कर रहे होंगे तो उस मुल्क में क्या आगे चल रहा है। मैं अपने छोटे से इंटरेस्ट के लिए मुल्क के इंटरेस्ट की ऐसी तैसी कर दूंगा, कोई डिसिप्लिन नहीं है। सो जो सबसे बुनियादी खराबी है ना, और जिस खराबी को दूर करेंगे तो हमारी बाकी खराबियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी, वो ये है कि हमें अपनी सोसाइटी की किरदार साजी करनी चाहिए। इनको बताना चाहिए कि आपने ईमानदारी से काम करना है, आपने सच बोलना है, आपने लोगों के साथ ताल्लुक कैसा रखना है, आपने बातचीत कैसे करनी है, ये जो सोशल बिहेवियर्स है ना सारा, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा बॉस बैठा है तो मैं ईमानदारी से काम करूं, और वो अगर नहीं है तो मैं गायब। यहाँ दफ्तरों में होता ही कोई नहीं है। आज की बेशक वो ज़रदारी साहब की गवर्नमेंट हो, बेशक वो मुशर्रफ साहब की थी, पीएमएलएन की या इनकी, आप जाके देखें सीडीए में, आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेके जाने के लिए देखें, आप गैस का बुनियादी चीज़ें जो आपका राइट है, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, आपको सिफारिश, एंड दिस इज ट्रू इन ऑल दीज केसेस, इट इज ट्रू फॉर ऑल। So basically, आप मेरे से एग्री करते हैं कि कुछ पाकिस्तान के बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, वो अबव पॉलिटिक्स हैं, और इनको हल करने चाहिए, ये इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन जेनेटिक किस्म के मसले हिना परवेज भट्ट साहब, क्या आप हमसे एग्री करेंगी, मुझसे और अंसार अब्बासी से, कि पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मसाइल इस किस्म के हैं जिनका सियासी जमातों से ताल्लुक़ नहीं है, वो इस रियासत के, इस साम्राज्य के, इस समाज के, इस माशरे के बुनियादी मसले हैं। यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, यहाँ झूठ बहुत ज़्यादा है, यहाँ प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एग्जिस्ट नहीं करती है, यहाँ कोई टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, और दुनिया इन तमाम चीज़ों में बहुत आगे निकल गई है। दुनिया तो छोड़ें, ये खित्ता भी जो है, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, इन चीज़ों में आगे निकल गए, और हम अभी इसी सियासी बहस में पड़े हुए हैं, और हम स्ट्रक्चरली तौर पे ढांचे के एतबार से बहुत कमज़ोर रह गए। बिल्कुल, आई एग्री कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रिंसिपल है कि द स्टेट, प्रायोरिटी ऑफ द स्टेट शुड बी हाईएस्ट, मच हायर दैन ईच इंडिविजुअल पार्टीज। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द स्टेट इज़ मच मोर दैन ईच इंडिविजुअल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चाहे हम देखें, आई पर्सनली थिंक कि हमारे नौजवान के पास बहुत टैलेंट है, हमारे लोगों के पास बहुत स्किल है, लेकिन उनको प्रॉपरली हमें ट्रेन करना नहीं आता। इसीलिए हमारे जो नौजवान हैं, फॉर एग्जांपल अगर अनएम्प्लॉयमेंट देखें, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु ग्रेजुएट आउट ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, बट उनके पास यहाँ जॉब्स नहीं है, उनके पास कोई वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। सो दीज आर सम प्रॉब्लम्स। आप अनएम्प्लॉयमेंट देख लें या गाइडेंस देखें, ये सब एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन करप्शन का भी बिल्कुल ये एक सिस्टम का होएगा, लेकिन ये इमरान खान साहब भी, आप फिर कहेंगे मैं इसको सियासी आर्ग्यूमेंट में ले गई हूँ, वो कहते थे कि ऊपर लीडर करप्ट होएगा तो नीचे लोग करप्ट होएंगे। तो महंगाई अगर मुल्क में बढ़ रही है तो इसका मतलब आपके वज़ीर आज़म करप्ट हैं। तो
ये चीज़ें भी उस वक्त आप देख लिया करें कि जिस वक्त आप ये बातें करते हैं ऑपोजिशन में खड़े होके, तो मकाफात अमल जो होती है ना वो सामने आ जाती है। तो ये चीज़ें हमें एज रिस्पॉन्सिबल लीडर्स जिस वक्त हम बात कर रहे होते हैं, हमें ये चीज़ को भी वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया, बस 2 मिनट मेरे पास थे। हिना परवेज भट्ट साहिबा का, अंसार अब्बासी साहब का, अंदलीब अब्बास साहिबा का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो सारी डिबेट को सुन के कम से कम मेरी फीलिंग ये है कि पेंडोरा बॉक्स वही है, टेंटा फिशाई को बहुत दूर चलने वाला नहीं है। कोई नई चीज़ सामने आ गई, किसी ने खोद के इसमें से कोई नया नाम, कोई नया इंकशाफ किसी कागज़ में से निकल आया अगले 24-48 घंटों में, तो शायद इस पर मज़ीद बहस हो, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि और 24 घंटे में ये बहस इस पर ख़त्म हो जानी है, इसमें से कुछ निकलना नहीं है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।